हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। मैं कशिश कपिश यहाँ क्रैक इट विद कशिश पे आपको NTA UGC नेट JRF एग्जाम पेपर 2 कॉमर्स की तैयारी कराती हूँ। पेपर अगर आप किसी और सब्जेक्ट के हैं तो आप मेरे साथ पेपर 1 की तैयारी कर सकते हैं, और अगर आप कॉमर्स के हैं तो ये आपके लिए 1 स्टेप डेस्टिनेशन है अपना एग्जाम क्रैक करने के लिए। हम क्रैक करने की बात कर रहे हैं तो उसकी फर्स्ट स्टेप क्या है, इस एग्जाम को समझना। तो आज हम वही करेंगे कि ये एग्जाम क्या है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या आप एलिजिबल भी हैं इस एग्जाम को देने के लिए, या आपकी जो भी क्वेरीज हैं हम वो सब सॉल्व करने वाले हैं आज यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम क्या क्या देखेंगे इसके अंदर हम देखेंगे इसकी एलिजिबिलिटी, आप क्या पोस्ट ग्रेजुएशन में इसमें अपेयर कर सकते हैं, हाँ तो क्या आपका सब्जेक्ट मैटर करता है, वो सब हम देखेंगे आज। एज लिमिट क्या है, हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, एंड उसके बाद हम अपना एनालिसिस करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आप एलिजिबल भी हैं इस एग्जाम को देने के लिए। बहुत सारे बच्चे जो हैं हर साल इस एग्जाम में बैठते हैं जो एक्चुअली उसके लिए एलिजिबल ही नहीं होते। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए अगर मैं जनरल यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करूंगी, और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए मैं अलग से आपको बताऊंगी। सबसे पहला है जनरल या अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो एलिजिबिलिटी है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए अपनी मास्टर्स डिग्री में, या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री हो आपके पास। लेकिन मेन क्या है 55। अगर कोई रिजर्व कैटेगरी है तो उनके लिए 50% है, बट अनरिजर्व्ड के लिए 55%, ये मेन है आपके लिए। फिर दूसरा है कि अगर जिनका रिजल्ट अवेटेड है उसके बाद अगर उनका रिजल्ट आ जाता है और आपके 55% नहीं होते तो आप एलिजिबल नहीं है इसके लिए। आप दे सकते हैं एग्जाम, आपका रिजल्ट नहीं आया आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, बट अगर आपका रिजल्ट आ गया उसके बाद और आपके 55% नहीं है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी में और क्या है हमारी, अब पोस्ट ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए आपने, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप नेट के एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। तो अब पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या आप फर्स्ट सेमेस्टर में इससे अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की? तो इसका जवाब है जी हाँ, आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी, पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में भी इसको कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। तो ये क्या कहता है, आप यूजीसी की गाइडलाइंस भी पढ़ सकते हैं। तो गाइडलाइंस क्या कहता है कि जो यूजीसी है ना वो आपको 2 साल देता है एग्जाम क्लियर, अगर आप एग्जाम में बैठते हैं और आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो यूजीसी आपको 2 साल देता है अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए और 55% मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। तो आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं तो आप वो कर सकते हैं। एक और जरूरी बात, क्या आप फॉर एग्जाम्पल आपने एमकॉम करी, ठीक है, आपने एमकॉम करी है, तो क्या आप साइंस से दे सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से दे सकते हैं नेट का एग्जाम? नो। तो जो मैनेजमेंट वाला है वो मैनेजमेंट में देगा, जिसने कॉमर्स में अपनी डिग्री करी है मास्टर्स डिग्री वो कॉमर्स में देगा अपना नेट का एग्जाम। अगर आपको और किसी में देना है तो आपको उसके अंदर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज आप ये किस लिए है एग्जाम, ये फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम किस लिए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाए, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाए, अपनी फील्ड में रिसर्च कर पाए, ठीक है। अगर आपके पास अपनी ही फील्ड की नॉलेज नहीं है, अपनी ही फील्ड के बारे में नहीं पता, तो क्या फायदा, ठीक है ना। अगर मैं एक प्रोफेसर हूँ कॉमर्स की, तो अगर मुझे कॉमर्स का ही नहीं पता होगा तो मैं क्या करूंगी कॉमर्स का पढ़ा के। इसीलिए जिसमें आपकी मास्टर्स है आप उसी में ये एग्जाम देते हैं। नेक्स्ट इज एज लिमिट, ठीक है। तो अब मैंने बोला बहुत सारे बच्चों को, सबसे पहले ही क्लियर कर देते हैं, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भाई नेट का एग्जाम अलग है और JRF का एग्जाम अलग है।
ऐसा कुछ नहीं होता। नेट और जेआरएफ का एग्जाम एक ही होता है, एक सर्टेन परसेंटेज होती है जब तक आप नेट का एग्जाम क्लियर होगा, उसके ऊपर कुछ परसेंटेज होती है बच्चों की जो जेआरएफ क्लियर करते हैं, ठीक है। और ज्यादा मार्क्स लाओगे मतलब ज्यादा मार्क्स मतलब जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो एज लिमिट नेट के लिए कोई नहीं है, जिसके लिए मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना चाहते हैं तो आपकी कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप 55 साल के भी हैं तब भी आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं और प्रोफेसर बन सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज कि आपके पास कितनी नॉलेज है। नेक्स्ट इज जेआरएफ। जेआरएफ के लिए कितना है? 32+1, इतना ही है एज। अगर आप 32+1 किस लिए? क्योंकि कोविड में हमारे एग्जाम के पैटर्न 1 ईयर लेट चल रहा है, तो उसकी वजह से 32+1 है। ये इस ईयर तक ही रहेगा, उसके बाद नहीं होगा। ये 32 एज ही है वैसे। और रिजर्व कैटेगरी के लिए 35+1 एज है। फॉर से आप 34 इयर्स के हैं एंड आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो क्या आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं? जी नहीं, आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं? तो यस, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एज लिमिट हमारी नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा एग्जाम पैटर्न, कि हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। मैंने आपको बोला कि मैं पेपर 2 कॉमर्स पढ़ाती हूँ और पेपर 1 आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं तो आप मेरे पास आ सकते हैं। तो पेपर 1 क्या है और पेपर 2 क्या है ना? तो पेपर 1 है वो है आपका जनरल पेपर, जो सभी सब्जेक्ट्स के लिए सभी के लिए सेम होता है, सेम सिलेबस है। क्या मतलब जनरल पेपर एज इन क्या? उसके अंदर होता है आपका रिसर्च के बारे में, आपका पीपल एनवायरनमेंट के बारे में, है ना, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, आपका कम्युनिकेशन, ये सब आएगा आपका पेपर 1 में, ठीक है। तो वो उसके अंदर 10 यूनिट्स है। हम सिलेबस अलग से एक वीडियो में डालूंगी, शॉर्ट वीडियो, जिसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की बात करूंगी। पेपर 1 के सिलेबस की एक अलग वीडियो डालूंगी और एक पेपर 2 कॉमर्स की एक अलग वीडियो डालूंगी। दोनों के अंदर ही ना 10 यूनिट्स हैं। आपके पेपर 1 के सिलेबस के अंदर भी 10 यूनिट्स आएंगी और पेपर 2 के सिलेबस के अंदर भी आपकी 10 यूनिट्स आएंगी। सो पेपर 1 क्या है? पेपर 1 हमारा बहुत जनरल सा पेपर है, मैंने जैसे बताया, लेकिन जितना इसका नाम जनरल है ना, उतना ये जनरल आता नहीं है। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो ये उस लेवल का बनाता है। जब से ये एनटीए ने लेना स्टार्ट किया है तो वो उस लेवल का भी आता है कि ये आपका टाई ब्रेकर होता है। तो पेपर 1 बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, बट ये इग्नोर करने की चीज है नहीं, क्योंकि ये ही आपका जो टाई ब्रेकर होता है वो पेपर 1 होता है यूजुअली, क्योंकि पेपर 1 में आपकी नहीं बन पाती है परसेंटेज और पेपर 2 में बन जाती है लोगों की। सो पेपर 2 आपका होता है सब्जेक्ट एग्जाम, जो कि मैंने बोला कि मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है, तो सब्जेक्ट एग्जाम पेपर 2 कॉमर्स हम पढ़ाएंगे यहाँ पे। उसके अंदर भी आपकी 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स एंड 10 यूनिट्स। आपको एग्जाम में कितने आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 50 आएंगे पेपर 1 के एंड 100 आएंगे पेपर 2 के। एंड ईच क्वेश्चन कंटेन्स 2 मार्क्स। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल हमारा एग्जाम कितना हो गया? 300 मार्क्स का हो गया, जिसमें से हमारा 100 मार्क्स का पेपर 1 हो गया एंड 200 मार्क्स का हमारा पेपर 2 हो गया। और आपको टाइम कितना मिलेगा? 180 मिनट्स मिलेंगे इसके अंदर। कोई ब्रेक नहीं है, कुछ नहीं है। आप हॉप कर सकते हैं, ये इसमें से उस पे जा सकते हैं, उस पे से इसमें आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं एग्जाम में। लेकिन आपके पास कितने हैं? 180 मिनट्स है पूरे एग्जाम को सॉल्व करने के लिए। और एक और बात, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हमारा जो एनटीए यूजीसी नेट का पेपर है, ये इंडिया के टॉप 10 एग्जाम्स में आता है, टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम्स में आता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, तो ये और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के तुक्के भी लग जाते हैं, ठीक है ना। तो तुक्के वाले जो होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन जिसको एक्चुअल नॉलेज है ना, वो ही आपका जेआरएफ और नेट क्लियर कर पाता है। तुक्के वाले बच्चे कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे, बट 1-2 जगह कहीं जहां लग जाए तो वो हम नहीं कह सकते। और एक एक क्वेश्चन की नॉलेज रखना
इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। और कुछ ना कुछ नया आएगा ही आएगा। सिलेबस इतना वास्ट है, बट हम यहाँ आपको 3 महीने में इसकी तैयारी कराएंगे। ऑल द 10 यूनिट्स ऑफ पेपर 1 एंड ऑल द 10 यूनिट्स ऑफ पेपर 2। आप मेरे वीडियो कोर्स के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कि मैंने जैसे आपको बताया पेपर 1 में कितना आएगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स ईच, 100 मार्क्स का हमारा पेपर 1 हो गया। इधर हमारा पेपर 2 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स ईच, 200 मार्क्स का हो गया। टोटल कितने हो गए हमारे, 300 मार्क्स का। टोटल कितना हो गया हमारा, 300 मार्क्स का हो गया। और मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज क्या है हमारी, मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज। अब इसमें 2 चीजें आती हैं, ठीक है, एक हो गया कट ऑफ और एक हो गया मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज। परसेंटेज और परसेंटाइल 2 बहुत डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है ना। तो जो परसेंटेज है तो वो है 40%, मतलब एटलीस्ट 40% पेपर 1 में आने चाहिए आपके, एटलीस्ट 40% पेपर 2 में आने चाहिए आपके, और कंबाइंड में भी आपके 40% आने चाहिए, तो आप कट ऑफ के लिए एलिजिबल होंगे। अदरवाइज आप कट ऑफ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कट ऑफ के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको क्या लाना है, अपने मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज है वो है आपकी 40%। हमारा नेक्स्ट है सिलेबस, हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो इसका सिलेबस है इट इज वेरी वास्ट। इसको मेरे टीचर बोलते थे मदर ऑफ ऑल सिलेबस। क्यों ऐसा बोलते थे, बिकॉज ये इसका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स को कवर करता है जो आपके कोर्स से रिलेटेड होंगे। उसके अंदर आपके सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स कवर्ड होंगे, ठीक है। तो पेपर 1 के अंदर 10 यूनिट्स हैं, ये मैंने आपको बताया, बट ये सब नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड आपने नहीं पढ़ा, कम्युनिकेशन आपने नहीं पढ़ा, रिसर्च एप्टीट्यूड इतना नहीं पढ़ा है आपने, ठीक है, पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट नहीं पढ़ा है आपने। तो ये सब हम हायर एजुकेशन नहीं पढ़ा आपने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना हम सबके लिए, बिकॉज हम सब फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं। तो ये सब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और यही हमारा गेम चेंजर होता है। जो हमारा पेपर 1 है ना, वो हमारा गेम चेंजर है। क्यों गेम चेंजर है, बिकॉज पेपर 2 के बारे में फिर भी नॉलेज होती है आपको, क्योंकि उसके अंदर क्या आता है, हमारा 11th का 12th का हमने जो अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ा, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा, तो फिर भी एक आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है। बट पेपर 1 में आपको नॉलेज नहीं होती, तो ये हमारा गेम चेंजर प्ले करता है। जिसको पेपर 1 पे कमांड अच्छी हो गई ना, उसका तो मैं कह सकती हूँ इजीली उसका क्लियर हो जाएगा, JRF क्लियर हो सकता है उसका। बट क्या, कमांड अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कि अब देखो, ये हमने सब डिस्कस कर लिया, ये सब हो गया, लेकिन अब हमने क्या पढ़ना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। हम सब ने क्या बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, क्लियर करना है एग्जाम को। हम मेरे साथ क्रैक करेंगे हम सब एग्जाम। और क्यों क्रैक करना है, बिकॉज जो हमें क्यों इतने अच्छे से पढ़ना है, क्यों इतना वास्ट सिलेबस पढ़ना है, बिकॉज जो सब स्टैंडर्ड टीचर्स होते हैं ना, वो सब स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स क्रिएट करते हैं आगे। हमें सब स्टैंडर्ड टीचर नहीं बनना, हमें बहुत एजुकेशनल टीचर बनना है, बहुत नॉलेज वाला टीचर बनना है। तो ताकि जो हमारे जो स्किलफुल प्रोफेसर्स की नीड है ना इंडिया में, जो स्किलफुल प्रोफेसर्स की कमी हो रही है, वो हम पूरी कर पाए। प्रोफेसर्स हैं, बट क्या उनके पास वो स्किल है पढ़ाने का, क्या वो नॉलेज इम्पार्ट कर पा रहे हैं, उनके पास है। बिकॉज 2 तरीके के प्रोफेसर्स होते हैं, एक जिनके पास नॉलेज है और वो इम्पार्ट कर पा रहे हैं, दूसरे जिनके पास नॉलेज है बट कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं लैक हो रहा है। तो वो स्किल है या नहीं, वो स्किल अपने अंदर डेवलप करना है, ठीक है। एंड हम है चेंज, यू आर द चेंज, यू आर द फ्यूचर। आप ही फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। आगे आने वाली जेनरेशन को आप पढ़ाएंगे, आप सब स्टैंडर्ड टीचर नहीं होंगे, क्वालिटी टीचर्स होंगे, स्किलफुल टीचर्स बनेंगे, तो आगे बच्चे भी, हमारा यूथ भी स्किलफुल बनेगा, एंड हम जो हमारी सोसाइटी के अंदर चेंज है वो हम लेके आ सकते हैं। और फॉर एनी अदर क्वेरी यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।